गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अब आप लोग को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अभी तक हम लोग साइंस के कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को उन सारे चैप्टर्स में कोई भी डाउट नहीं होंगे और सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें। जो ना समझ में आए उसे नोट किया करें और बार बार रिवीजन किया करें, ताकि आपको क्वेश्चन भूले ना और सब आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर्स है आर्थिक वनस्पति विज्ञान, उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश सोयाबीन का प्रयोग आटे के रूप में करता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा देश है जो सोयाबीन का प्रयोग आटे के रूप में करता है। पहला ऑप्शन है एशिया, सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है अमेरिका, फोर्थ है यूरोप। तो जल्दी से बताइए कौन सा देश हो सकता है जो सोयाबीन का प्रयोग आटे के रूप में भी करता है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो आपका ये जो अमेरिका है, अमेरिका जो है ये सोयाबीन का प्रयोग आटे के रूप में करता है। और ये जो अमेरिका कंट्री है ये सोयाबीन को 3 प्रकार के आटे बनाते हैं। सोयाबीन से ये 3 प्रकार के आटे बनाते हैं, संपूर्ण वसा सहित और कम वसा युक्त और वसा रहित। 3 प्रकार के आटे बनाते हैं। संपूर्ण, जिसमें वसा की मात्रा एकदम मेच्योर हो, और दूसरा जो है उसमें कम वसा हो, तीसरा जो है जिसमें वसा की मात्रा बिल्कुल भी ना हो। और इनका उपयोग जो है सोयाबीन आधारित जो होता है ये परिष्कृत आहार बनाने में, बेकरी उत्पादों को परिपूर्ण करने में तथा नाश्ते के भोज्य पदार्थ बनाने और गीले आटे से बनाई जाने वाली वस्तुओं में किया जाता है सोयाबीन का प्रयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। और सोयाबीन को तो आप जानते ही होंगे कि सोयाबीन जो होता है हमारे देश में प्रोटीन व तेल की अधिक मात्रा होने के कारण इसका प्रयोग घरेलू क्षेत्र में औद्योगिक कार्य में भी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सोयाबीन में किस तत्व की मात्रा बढ़ने से तेल की मात्रा कम हो जाती है? पहला ऑप्शन विटामिन, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि सोयाबीन में किस तत्व की मात्रा बढ़ने से तेल की मात्रा कम हो जाती है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या ऑप्शन हो सकता है राइट, कौन सा होगा? तो सोयाबीन में अगर प्रोटीन की मात्रा हम बढ़ाएंगे तो हमारे तेल की मात्रा कम हो जाएगी, और यदि हम प्रोटीन की मात्रा घटा देते हैं तो तेल की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा राइट है? सेकंड राइट है। और इसमें जो होता है सोयाबीन में 40 से 45% प्रोटीन होता है, 40 से 45% प्रोटीन होता है, और 22% इसमें फैट होता है या वसा कह सकते हैं, फैट होता है, और 30% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सोयाबीन को गर्म करने पर निम्न में से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? आपको बताना है कि सोयाबीन को यदि हम गर्म कर दें तो उसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा। विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E। तो जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है? तो सोयाबीन को गर्म करने पर थायमिन नामक विटामिन जो होता है, जिसे विटामिन B1 कहते हैं, ये नष्ट हो सकता है। ये विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। तो सोयाबीन को गर्म करने पर थायमिन नामक जो विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है, और अंकुरण के समय जो ये सोयाबीन होता है उसमें लोहा और विटामिन C की मात्रा बढ़ जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है 40 से 45% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, और फैट जो है 22% पाया जाता है, और 30% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है राइट हो गया, विटामिन B1 या थायमिन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सोयाबीन की खली में प्रोटीन की मात्रा होती है। आपको बताना है सोयाबीन के खली में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 40%, 50%, 80%, 90%। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। खली की बात कर रहा है, खली जानते हैं क्या होता है? जो हम लोग सोयाबीन खाते हैं वो खली होता है। ये जो फिगर में दिखाया जा रहा है ये आपका बीज है। सोयाबीन का बीज कुछ इस तरह से होता है, और इसको जब पीस के इसका तेल निकाल देते हैं तो जो जानवरों को खिलाने वाला खली होता है वही हम लोग यूज़ करते हैं खाने में। और इस जो खली में जो है उसमें केवल खली में आपका 50% प्रोटीन पाया जाता है, और टोटल ये जो बीज है उसमें आपका 40 से 45% प्रोटीन, 22% फैट और 30% कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसकी जो एक खली होती है जो हम लोग सोयाबीन सब्जी बना के यूज़ करते हैं, न्यूट्रिला जो करते हैं, उसमें 50% प्रोटीन पाया जाता है। और ये उच्च कोटि का जो होता है ये पशु आहार में भी प्रयोग किया जाता है। और सोयाबीन की जो खली होता है और भूसा जानवरों या मुर्गियों के लिए भी उत्तम आहार है।
ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। सोयाबीन की जो खली में है उसमें 50% प्रोटीन पाया जाता है, और सोयाबीन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सोयाबीन के उत्पादन में भारत का स्थान। आंकड़ा जो है वर्ष 2018-19 के आंकड़े के हिसाब से हमको बताना है कि सोयाबीन के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें कुछ गलत हो गया, यहाँ पे आप एक ऑप्शन और बढ़ा लीजिए, पाँचवा। भारत का स्थान बताना है तो आपका यहाँ एक ऑप्शन हो गया पाँचवा। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। तो सोयाबीन के उत्पादन में भारत का जो स्थान है ये पाँचवा स्थान है, और इसमें अमेरिका का जो स्थान है वो पहला स्थान है। अमेरिका पहले स्थान पे है, ब्राज़ील दूसरे स्थान पे है, अर्जेंटीना तीसरे स्थान पे है, और चाइना चौथे स्थान पे है, और भारत जो है पाँचवें स्थान पे है। तो सोयाबीन के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो पाँचवा है वर्ष 2018-19 के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मूंग का वानस्पतिक नाम है, आपको बताना है मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है। कैजेनस कजान, सीसर एरिटिनम लीन, थर्ड है बिगना रेडिएटा, फोर्थ है लैंस एस्कुलेंटा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इसको एलिमिनेट करके कर सकते हैं, इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कैजेनस कजान, आपको पता है ना कैजेनस कजान ये किसका वनस्पतिक नाम है, ये आपका अरहर का है, अरहर। सेकंड है सीसर एरिटिनम लीन, सीसर एरिटिनम लीन किसका है, ये आपका चना का वानस्पतिक नाम है। और थर्ड है बिगना, बिगना रेडिएटा, ये जो है ये मूंग का है, मूंग का वनस्पतिक नाम है। और लैस एस्कुलेंटा जो है ये मसूर का वनस्पतिक नाम है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया होगा, आपको पता चल गया आंसर कौन सा सही है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, मूंग का जो वनस्पतिक नाम है वो बिगना रेडिएटा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मूंग की दाल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, आपको बताना है कि मूंग की दाल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, 50%, 60%, 80%, 20%। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। मूंग की दाल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको बतानी है। तो मूंग की दाल में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है ये आपका 60% होता है, और ये जो मूंग की दाल होती है इसमें 23.5% प्रोटीन होता है, 23.5% प्रोटीन होता है, और 60% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, 1.3% आपका फैट होता है। और जब ये बीज अंकुरित हो जाता है तो उसमें विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मूंग क्या होता है, मूंग जो होता है ये भारत की बहुप्रचलित और लोकप्रिय दालों में से एक है। मूंग की जो है नमकीन भी बनता है, मिठाई भी बनता है, पापड़ भी बनता है, और इसके अतिरिक्त जो मूंग की हरी फलियां होती हैं वो सब्जी के रूप में भी खाई जाती है, और इसकी फसल जो है हरी खाद या पशुओं के हरे चारे के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, उड़द का वानस्पतिक नाम है, उड़द का वानस्पतिक नाम क्या है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सीसर एरिटिनम लीन, सेकंड है बिग्नो मूंगो। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया तो उससे आप बता सकते हैं आसानी से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका सीसर एरिटिनम जो है ये आपका चना का वानस्पतिक नाम है। तो बचा क्या, बिग्नो मूंगो बचा। तो उड़द का जो वानस्पतिक नाम है वो बिग्नो मूंगे है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। उड़द क्या होता है, ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। इसका जो गुणसूत्र होता है 22 होता है या 24 होता है। और जो उड़द का जो प्रयोग होता है ये मुख्य रूप से दाल के लिए किया जाता है, और इसका दाल अत्यंत पौष्टिक होता है। विशेष तौर पर यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अधिक पसंद करते हैं। और इनके दानों में जो होता है 24% प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट, 1.3% फैट होता है। और उड़द की तो दाल होती है उसको पीस कर विभिन्न तरह के व्यंजन बनाने में प्रयोग भी किया जाता है। ओके, और आप जानते होंगे कि उड़द का जो प्रयोग होता है वो पापड़ या बड़ियाँ, बड़ियाँ मतलब दही बड़ा बनाने में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, उड़द की दाल में अन्य दाल की तुलना में 8 गुना कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि उड़द की दाल में अन्य दाल की तुलना में 8 गुना कौन सा अम्ल पाया जाता है। फास्फोरस अम्ल, एसिटिक अम्ल, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अभी मैंने बताया कि उड़द का जो वानस्पतिक नाम है वो बिगना
बिगना मुंगो है, ये लेगुमिनेसी कुल का है। इसका जो गुणसूत्र है वो 22 और 24 है। और हमारे देश में जो उड़द का प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से दाल के लिए किया जाता है। यह दाल बहुत ही पौष्टिक होता है और इसका प्रयोग ज़्यादातर लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इसे पसंद करते हैं। इसके दाने में 24% प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट, 1.3% फैट होता है। और इसको पीस कर आप पापड़ भी बनाते हैं और बढ़िया के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और फास्फोरस अम्ल जो होता है इसमें अन्य दालों की तुलना में 8 गुना अधिक होने के कारण इसका जो है दैनिक आहार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। फास्फोरस अम्ल जो होता है इसमें अन्य दाल से 8 गुना अधिक पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में उड़द के आटे को चावल के आटे के साथ मिलाकर डोसा और इडली बनाया जाता है। पहला ऑप्शन उत्तरी भारत, सेकंड है दक्षिणी भारत, थर्ड है पूर्वी भारत, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए। तो आपको पता होगा, आप लोग इडली डोसा बहुत पसंद करते होंगे, खाते होंगे, तो आप इसके बारे में तो जानना ज़रूरी है कि किस क्षेत्र में है। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो ये दक्षिणी भारत में जो है इसके आटे को चावल के आटे के साथ मिलाकर डोसा और इडली बनाया जाता है। दक्षिणी भारत में केरला वगैरह में इस तब डोसा इडली ज़्यादा चलता है। तो आप इसको कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, ऐसे ही देख के बता सकते हैं। तो आपको उड़द के बारे में तो अब पता चल गया होगा कि इसका जो वानस्पतिक नाम है वो बिगना मूंगा है। इसकी कुल लेगुमिनेसी है और ये जो है मुख्य रूप से दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें प्रोटीन जो होता है 24 होता है, 24%, कार्बोहाइड्रेट 60% और फैट जो होता है 1.3%। और इसका जो है दाल के पीस कर पापड़ भी बनाते हैं, वड़िया भी बनाते हैं। और अभी आपने देखा कि उड़द के आटे को पीस कर चावल के आटे के साथ मिलाकर डोसा और इडली भी बनाया जाता है। और ये हम लोग के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार है। उड़द की जो दाल होती है इसकी जो भूसी होती है वो पशुओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और उड़द का जो हरा और सूखा पौधा होता है ये पशुओं के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक चारा भी होता है। तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, उड़द से कितना नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से प्राप्त होता है। उड़द से कितना नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से प्राप्त होता है। 80 kg, 45 kg, 20 kg, 60 kg। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो ये जो उड़द की दाल होती है उसकी भूसी पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। और उड़द का जो हरा और सूखा पौधा होता है वो पशुओं के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक चारा होता है। फलीदार फसल होने के कारण उड़द को उगाने में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त उड़द का जो प्रयोग होता है वो हरी खाद के लिए भी करते हैं। और उड़द से 45 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। हमको 45 kg जो होता है नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर में हमको प्राप्त होती है। 1 हेक्टेयर में आपको 45 kg नाइट्रोजन उड़द से प्राप्त होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्वार किस कुल की फसल है। आपको बताना है ग्वार किस कुल की फसल है। पहला ऑप्शन ग्रेमिनी कुल, सेकंड है लेगुमिनेसी कुल, थर्ड है लाइनेसी कुल, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। ग्वार किसकी फसल है। तो ये आपकी लेगुमिनेसी कुल की फसल है, दलहनी फसल है। जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं वो लेगुमिनेसी कुल की होती हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं क्योंकि इनकी जड़ें में ग्रंथियाँ या गांठें पाई जाती हैं। तो ये हो गया ग्वार जो है आपका लेगुमिनेसी कुल का है। इसका जो गुणसूत्र होता है वो 14 होता है। और इनकी खेती भारतवर्ष में ज़्यादातर शुष्क स्थानों पे की जाती है। और इनकी खेती हमारे देश में जो है खाद के लिए, चारे के लिए और सब्जी बनाने के लिए भी किया जाता है। और इसका जो आटा होता है वो पशुओं के चारे में भी प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया, लेगुमिनेसी कुल का। ओके, और ग्वार आप देख लीजिए, ग्वार इस टाइप का कुछ होता है। ग्वार ये देखिए, इसका दाल कुछ इस टाइप से होता है। आप ये देखे होंगे घरेलू लैंग्वेज में, गांव की लैंग्वेज में इसको केवांच भी नाम बोला जाता है, केवांच भी बोलते हैं। आप इस फल को देखे होंगे। इसको देखिए, कुछ इसी के बीज को ही जो है इसके बीज से दाल बनता है। उसी के बीज को ही हम दाल के रूप में भी यूज़ करते हैं। और इसकी हरी फलियाँ जो होती है वो सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं और जानवरों के लिए भी प्रयुक्त होता है ये। तो आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ग्वार के आटे को गोंद के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है जो ग्वार होता है उसके आटे को गोंद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो किस उद्योग में क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, स्टील उद्योग, प्लास्टिक उद्योग। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। ग्वार का जो होता है प्रयोग, तो ये आपका
ग्वार का आटे का जो प्रयोग होता है ये कपड़ा उद्योग में किया जाता है। और ये आपको अभी मैंने बताया कि ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है और इसका प्रयोग दलहनी फसल के रूप में करते हैं और ज़्यादातर ये भारतवर्ष में शुष्क स्थानों पर उगाई जाती हैं। इनका जो खेती होता है वो खाद के लिए, चारे के लिए और सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। और ग्वार के जो आटा होता है पशुओं के चारों के लिए मिलाया जाता है और इसके आटे को गोंद के रूप में कपड़ा उद्योग में प्रयोग किया जाता है। और ग्वार के जो गोंद को विदेशों से निर्यात किया जाता है, मतलब विदेशों से मंगाया जाता है ग्वार के गोंद को। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया, कपड़ा उद्योग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस फसल को भारत का सोयाबीन कहा जाता है? भारत का सोयाबीन किस फसल को कहा जाता है? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। लोबिया, ग्वार, उड़द, मूंग। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो ग्वार के जो आटे को है पशुओं के चारे में भी मिलाया जाता है और इसको जो है आटे को गोंद के रूप में कपड़ा उद्योग में प्रयोग किया जाता है। जो ग्वार के गोंद को विदेशों से आयात करते हैं और यह जो है विदेशियों को जो है मुद्रा कमाने में सहायक होता है। जो विदेशी होते हैं इससे जो है अच्छी खासी इनकम अपना अर्न कर लेते हैं। इसीलिए ग्वार को जो है भारत का सोयाबीन भी कहा जाता है और पेपर उद्योग के लिए इसे कच्ची सामग्री भी इसी से मिलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। भारत का जो सोयाबीन है वो ग्वार को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ग्वार में प्रोटीन की मात्रा होती है, आपको बताना है ग्वार में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। 18%, 55%, 60%, 32%। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। ग्वार के बारे में अभी मैंने बताया है कि ग्वार जो है लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, यह एक दलहनी फसल है। इसका जो खेती होती है वो भारतवर्ष में ज़्यादातर शुष्क स्थानों पे की जाती है। इसका प्रयोग खाद के लिए, चारे के लिए, सब्जी बनाने के लिए किया जाता है और इसके आटे को गोंद के रूप में भी प्रयोग करते हैं और गोंद को जो है विदेशों से निर्यात करते हैं। इसे भारत का सोयाबीन भी कहा जाता है और इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो 18% प्रोटीन होता है। इसमें 18% प्रोटीन, 32% रेशा होता है, रेशा, और 37 से 38% इसमें नाइट्रोजन रहित निष्कर्षण पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। प्रोटीन की मात्रा जो होती है 18% होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लोबिया का वानस्पतिक नाम है, आपको बताना है लोबिया का वानस्पतिक नाम क्या है। वगीना अनजुकुलाता, विग्नोमुंगो, अरेकिस हाइपोजिया, कोकोस न्यूसीफेरा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो लोबिया का जो वानस्पतिक नाम होता है वो आपका वगीना अनजुकुलाता होता है, वगीना अनजुकुलाता होता है। और विंगो मुंगो का जो है ये मैंने बताया कि उड़द का नाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, और लोबिया का आप फिगर देख सकते हैं कि लोबिया कुछ इस तरह से होता है, हम लोग जो सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं वही लोबिया है, लोबिया का बीज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में लोबिया को दाल तथा सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। किस क्षेत्र में लोबिया को दाल और सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो लोबिया का जो वनस्पतिक नाम होता है वो बगीना अनजुकुलाता होता है। ये भी लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है। इसका जो गुणसूत्र होता है वो 22 या 24 होता है। इसकी जो खेती होती है वो भारत में दाने, हरी सब्जी, हरे चारे और हरी खाद के लिए किए जाते हैं। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में लोबिया के दाने को दाल या पूरी फलियों को सब्जी बनाने में काम करते हैं। इसकी जो होती है, इसका दाना होता है वो दाल के रूप में यूज़ होता है। इसकी जो फलियां होती हैं वो सब्जी बनाने की काम आता है। और लोबिया को ज्वार या बाजरा या मक्का के साथ मिलाकर चारे के लिए भी बोते हैं, इसको मतलब उगाते हैं, जिसमें पौष्टिक होता है। और इसका सूखा चारा तथा साइलेज बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया। उपर्युक्त सभी। पंजाब में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, उत्तर प्रदेश और उपर्युक्त सभी में होता है। तो लोबिया को दाल और सब्जी के रूप में जो उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लोबिया के दानों में मिथियोनिन प्रोटीन की मात्रा होती है। आपको बताना है कि लोबिया के दानों में मिथियोनिन प्रोटीन की मात्रा कितने % होती है।
1.2%, 1.9%, 2.5%, 5.0%। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जो इनके दाने होते हैं उसमें मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल की मात्रा जो अन्य दलहनों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, और जिसके कारण प्रोटीन मान अन्य दलहनों से अधिक होता है, और इसमें जो प्रोटीन होता है वो 1.9 मिथियोनिन होता है, 1.9 मिथियोनिन होता है। और प्रोटीन दानों में जो है 23.4% कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है 23.4% होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है वो 60.3% होती है, और फैट की मात्रा 1.8% होती है। और इनकी जो फलियां होती हैं, मतलब जो ग्रीन वाला जो पार्ट था उसकी जो फलियां होती हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा 4.3% होता है, कार्बोहाइड्रेट 80% होता है, और फैट जो होता है 0.2% होता है, और उस खनिज जो होता है 0.9%। तो उसकी फलियां और बीज में अंतर है। बीज में जो बीज होता है, दाना होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा 23.4% होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60.3% होती है, और वसा की जो मात्रा होती है वो 1.8% होती है। लेकिन जो पूरी फलियां खाते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा 4.3%, कार्बोहाइड्रेट 80%, और फैट जो होता है 0.2%, और खनिज तत्व जो होते हैं 0.9% होते हैं। तो आपका लोबिया के दानों में जो मिथियोनिन प्रोटीन की मात्रा होती है वो 1.9% होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। खेसारी दाल का वानस्पतिक नाम है, आपको बताना है खेसारी दाल का वानस्पतिक नाम कौन सा है। अरेकिस, हाइपोजिया, सिसेम इंडिका, लोथाइस सेटाइवस, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो खेसारी दाल का जो वानस्पतिक नाम है वो लेथाइस सेटाइवस है, लेथाइस सेटाइवस है, और ये भी लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। इसके जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं वो 14 होते हैं। और भारत में खेसारी की जो फसल होता है उसका उपयोग दाना, दलहन के रूप में, चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। खेसारी दाल का जो वानस्पतिक नाम है वो लेटाइस सेटाइवस है। देखिए आपका खेसारी दाल देखिए इस तरह से होता है, ये उसकी फलियां हैं, ग्रीन ग्रीन फलियां हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में खेसारी को दलहन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है किस क्षेत्र में खेसारी को दलहन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। कूट में बताना है पहला तीसरा पांचवा, दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। किस क्षेत्र में खेसारी को दलहन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भारत में जो खेसारी की फसल का उपयोग होता है वो चारा और दाला, इसका दाना जो होता है वो दाल के रूप में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्यों में करते हैं। और इनका प्रयोग जो है कुछ देशों में हरी खाद के रूप में भी किया जाता है, और यह भूमि की प्रतिकूल दशा में भी उगाया जा सकता है। इसीलिए इन्हें पछेती फसल के रूप में, या जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ इसे उगाते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भी होता है, बिहार में भी होता है, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आपका सभी में हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, खेसारी की जो खेती होती है वो मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात में होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। खेसारी के दाने में हानिकारक पदार्थ न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसे कहते हैं। खेसारी की जो दाल होती है उसमें हानिकारक पदार्थ न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं। एस्ट्रोजन, लेंथ्रोजन, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। तो खेसारी की जो दाल होती है उसका वानस्पतिक नाम लेथाइस सेटाइवस होता है। ये भी लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। इसका जो भारत में प्रयोग करते हैं चारे के रूप में और दलहन के रूप में भी करते हैं। और आपको पता चल गया कि इसका जो यूज़ है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदि राज्यों में किया जाता है। और कुछ देशों में इसका हरी खाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और इनमें जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, जिसे हम लेंथ्रोजन के नाम से भी जानते हैं, लेंथ्रोजन के नाम से जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। खेसारी की दानों में जो हानिकारक पदार्थ न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं उसे लेंथ्रोजन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भोजन में खेसारी का प्रयोग अधिक मात्रा में करने से कौन सा रोग होता है। बेरी बेरी, रिकेट्स,
लकवा, उपर्युक्त सभी। तो अगर हम भोजन में खेसारी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, मतलब खेसारी दाल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो हमें कौन सा रोग हो सकता है? तो खेसारी का अधिक प्रयोग भोजन में करने से शरीर के जो निचला भाग होता है उसमें लकवा मार सकता है, लकवे के शिकार हो सकते हैं। तो लकवे का प्रकोप जो है मुख्यतः मध्य प्रदेश और बिहार के उन आदिवासी क्षेत्रों में बहुत होता है जहाँ खेसारी की दाल और भोजन में इसका प्रयोग अधिक होता है। और इन क्षेत्रों के जो लोग होते हैं इस फसल को फिर भी उगाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु होती है, कोई दूसरी फसल वहाँ उग नहीं सकता, इसीलिए वहाँ पे खेसारी की खेती करना मजबूरी हो जाती है। और इसको खाने से वहाँ पे लोगों का जो शरीर का निचला पार्ट होता है उसमें लकवा मार देता है। लकवा आप जानते होंगे पैरालिसिस होता है। और इसका जो बीज होता है उसको पानी में कुछ समय भिगा देने पे उससे जो है न्यूरोटॉक्सिन जो होती है उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। उसको पानी में भिगा देते हैं तो इसके जो हानिकारक पदार्थ न्यूरोटॉक्सिन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। खेसारी दाल का ज़्यादा प्रयोग करने से लकवे का शिकार हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन दाल में अच्छी मात्रा में पाया जाता है? आपको बताना है जो दाल होती है, जो हम लोग दाल रेगुलर यूज़ करते हैं, उसमें कौन सी विटामिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है? थायमिन, विटामिन B1, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, ए व बी दोनों, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो सामान्यतः जो दाल होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा 18 से 25% होती है। 18 से 25% प्रोटीन की मात्रा होती है। और इसमें थायमिन, जिसे विटामिन B1 कहते हैं, और राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 कहते हैं, ये अच्छी मात्रा में होती हैं। और नायसिन नामक जो विटामिन होता है वो साधारण मात्रा में होता है। नायसिन नामक विटामिन जो होता है उसमें साधारण मात्रा में पाया जाता है। और दालों में कैल्शियम और आयरन समान मात्रा में होता है। और फास्फोरस जो होता है वो प्रचुर मात्रा में या अच्छी मात्रा में होता है। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की होती है ये भी मात्रा उसकी सामान्य मात्रा होती है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया, एक व दो दोनों, थायमिन और राइबोफ्लेविन दोनों इसमें दाल में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से दालों में पाए जाने वाले विषाक्त तत्व में शामिल हैं। दाल में कौन से विषाक्त तत्व पाए जाते हैं आपको बताना है। ट्रिप्सिन अवरोधक, हिम एग्लूटिनिस, सेपोनेंस, उपर्युक्त सभी। तो आप जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो दालों में जो प्रोटीन होता है वो लाइसिन और थ्रियोनिन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि अनाज के प्रोटीनों में इनकी मात्रा बहुत कम होती है। दालों में गंधक के अमीनो एसिड और ट्रिप्टोफैन कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि अनाजों में इसकी मात्रा अच्छे परिमाण में होती है। इसीलिए अनाज और दालों के प्रोटीन मिलकर प्रोटीन की मात्रा को प्रभावपूर्वक कर देते हैं, इसकी पूर्ति कर देते हैं। और दालों में विषैले तत्व भी पाए जाते हैं, जो भोजन के रूप में ग्रहण करने से पहले इन तत्वों को अलग कर देना आवश्यक होता है। और जो ये दाल के विषाक्त तत्व होते हैं इनको 3 वर्गों में रखते हैं, ट्रिप्सिन अवरोधक, हिम एग्लूटिनिस और अन्य तत्व भी होते हैं। और जो इसमें जो प्रथम और द्वितीय तत्व होता है, अर्थात जो ट्रिप्सिन और हीमोग्लोबिन है, हिम एग्लूटिनिस जो है ये प्रथम और ये द्वितीय तत्व जो होते हैं, इनके दालों को बंद पात्र में तेज आंच तक सिजाने से समाप्त हो जाते हैं। मतलब तेज आंच तक इसको पकाते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं। जो इनके अन्य तत्व होते हैं उसमें गाइटोजेनिक फैक्टर्स और साइनोजेटिक ग्लूकोसाइड्स और सेपोनिन्स होते हैं, ये इनके अन्य में आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, और इसमें जो है इसमें लेथिरस, इसके अलावा जो इसमें कुछ विषाक्त तत्व भी पाए जाते हैं जो दालों में आवश्यकता से अधिक पानी में उबाल कर या इन पानी को फेंक कर दूर किया जा सकता है। इसके अलावा लेथिरस परिवार की जो दाल होती है भी विषाक्त तत्व होता है, जिससे लेथिरिज्म की बीमारी होती है। और इस तत्व की आवश्यकता से अधिक पानी में दाल को सिजाकर और इस पानी को फेंक कर नष्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दालों को पकाते समय यदि मीठा सोडा डाल दिया जाए तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है दाल की थायमिन बढ़ जाएगी, दाल की थायमिन पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। दाल में यदि मीठा सोडा डाल के हम उबाल दें तो क्या होगा। तो दाल की जो थायमिन शक्ति होती है ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगी यदि उसमें मीठा सोडा हम डाल दें। थायमिन मतलब विटामिन B1 जो है पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। और दाल आप जान ही रहे हैं कि दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी अच्छी होती है। और दाल जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा पोषक तत्व है, मतलब अच्छी विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ इसमें मिलता है। दालों में कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, फास्फोरस मिलता है। और इसमें कुछ हानिकारक
हानिकारक तत्व भी मिलते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, उसको हम दाल को बॉयल करके अलग भी कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। दालों को पकाते समय उसमें मीठा सोडा डालने से दाल की थायमिन पूरी तरह नष्ट हो सकती है। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आज के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे और आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज का क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग को कोई भी डाउट नहीं हो रही होगी, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे आने वाले, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और आपको रेगुलर दैनिक चीज़ें जो आप लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में जान के अच्छा लग रहा होगा कि इसमें कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।